आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया और सजा है बिहार में डायमंड एसेट समिट का मंच। यहां पर लगातार हम अपने मेहमानों से बात कर रहे हैं। बिहार जो तेजी से बदल रहा है, यहां शहरों का विस्तार हो रहा है। हमारे अगले खास मेहमान बिहार के नगर विकास एवं आवास मंत्री श्री नीतीश मिश्रा जी हैं। उनसे उनकी भूमिका के बारे में बात करेंगे, कैसे कामकाज हो रहा है और नगर विकास एवं आवास विभाग के माध्यम से शहरों के बुनियादी ढांचे पर सुदृढ़ करना, उनको आधुनिक नागरिक सुविधाओं से लैस करना, उनका विस्तार करना, स्वच्छ व्यवस्थित शहरों का विकास करना, बेहतर आवासीय योजनाओं को गति देना, उनकी प्राथमिकता इस पर कैसी है, किस तरीके से वो काम कर रहे हैं, उनसे जानेंगे। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। बिहार के नगर विकास एवं आवास मंत्री नीतीश मिश्रा जी को मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी और उनसे खास बातचीत करेंगे न्यूज 18 इंडिया के एग्जीक्यूटिव एडिटर अमिताभ सिन्हा जी। सौ दिन बीजेपी एनडीए सरकार के, 100 दिन सम्राट सरकार के, 100 दिन पूरे हो गए। नीतीश जी, स्वागत है। आज थोड़े काम का लेखा जोखा लेंगे आपका। नहीं, एकदम बहुत ही धन्यवाद और इस एक आपने अवसर दिया, हृदय से आभार। नीतीश जी, मैं पहले शुरुआत तो करूंगा। आप जैन जी की बात सब लोग कर रहे हैं। जैन जी, दिल्ली में जैन जी दिखा, पटना में भी काफ़ी जैन जी दिखा। भले ही उसमें कुछ लोग अराजक तत्व मिले हुए हों, लेकिन दिखा। एक जैन जी आपका भी मुझे जहां तक मैंने आपका बायोडाटा देखा, 90-91 में सेंट माइकल्स में जब आप जैन जी थे तब स्कूल कैप्टन थे। उस समय सेंट माइकल्स में भी लोग बताते हैं कि चुनाव हुआ करते थे छात्र अध्यक्ष बनने के। उस समय का जैन जी नीतीश मिश्रा, अभी के जैन जी, अंतर नजर आता है? नहीं, क्यों, वो नेचुरल है, क्योंकि जिस ढंग से टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हुआ है, तो अभी का जनरेशन तो उसकी अपब्रिंगिंग ही उस माहौल में हो रही है। हम लोग जब स्कूल में थे तब पहली बार, मुझको लगता है जब शायद मैं क्लास 8th 9th में रहा हूँगा, तब पहली बार कंप्यूटर्स इंट्रोड्यूस हुए स्कूल में। और आज के बच्चे तो आँख खुलते हैं तो डिजिटल गैजेट्स के साथ ही वो रहते हैं। तो वो तो एक बहुत बड़ा शिफ्ट हुआ ही है। और वो जब शिफ्ट हुआ है, और हमारा जो जनरेशन है, मतलब हमारा जनरेशन जो 70s का है, मतलब जिसकी पैदाइश 70s की है, तो हमने तो सभी बदलावों को देखा है। हमने तो रिकॉर्ड प्लेयर भी देखा है, हमने बड़े वीडियो कैसेट्स भी देखे हैं, अब पेन ड्राइव भी देखते हैं, कंप्यूटर्स में फ्लॉपी ड्राइव हुआ करते थे। तो वो दौर को सबको देखा है। फ़ोन भी देखा, अगर आपको याद होगा, जिसको घुमाते थे हम लोग, किसी एक्सचेंज को आप कनेक्ट। अभी के यंगस्टर्स को बताएंगे तो शायद उनको समझ में भी नहीं आएगा कि वो क्या सिस्टम। वॉकमैन में स्पीकर लगाकर गाने भी। तो बहुत बदलाव हुआ है और स्वाभाविक है कि हमारे देश के बच्चे। तो ये एग्रेशन जो सड़क पे नजर आया, ये गुस्सा नजर आया, ऐसा गुस्सा तब तो नजर नहीं आता था। नहीं, ये एक, देखिए, मुझको लगता है ये एक समझने की आवश्यकता है। मैं कोई मनोवैज्ञानिक नहीं हूँ, उस पर नहीं कह सकता हूँ, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि एक सब में एक, क्योंकि प्रतिस्पर्धा इतनी बढ़ गई है। मैं एक बहुत ही सामान्य तरीके से मैं जो जनरेशन को देखता हूँ या स्टूडेंट्स को देखता हूँ, कंपटीशन अब इतना ज़्यादा हो गया है हर एक जगह। तो मुझको लगता है वो कहीं ना कहीं जो स्पीड या उस पेस में अपने आप को मेंटेन रख पाना, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया अभी के जनरेशन के लिए। रिजल्ट्स का प्रेशर, परफॉर्मेंस का प्रेशर, तो मुझको लगता है वो अभी हम लोग शायद उसको बेहतर ढंग से हैंडल कर पा रहे थे। कुछ मामलों में हमारे पेरेंट्स शायद लकी थे, क्योंकि हम लोग जैसे बच्चे थे। अभी की पेरेंटिंग भी आसान नहीं है। हमारे बच्चे भी इसी जनरेशन के हैं, तो मैं भी मानता हूं कि अभी की पेरेंटिंग और हम लोग की पेरेंटिंग जैसे हुई, उसमें ज़मीन आसमान का अंतर। तो इनकी डिमांड के आगे सरकार को झुकना पड़ा। आपको लगता है आने वाले दिनों में और चुनौतियां बढ़ सकती हैं, मुश्किलें बढ़ सकती हैं? कहीं सरकार झुकती नजर आई, एनडीए सरकार दिल्ली में? नहीं, मुझको लगता है झुकना ये नहीं। देखिए, मतलब हम तो कहेंगे कि सरकार किनकी है, सरकार जनता के द्वारा चुनी जाती है। तो अगर सरकार को, अगर पब्लिक सेंटिमेंट, और हमारा डेमोक्रेसी की खूबसूरती ही यही है कि लोग अपनी बातों को रखते हैं। मेरा हमेशा से एक व्यक्तिगत नज़रिया रहा है कि आप विरोध करें, लेकिन विरोध करने के तरीके जो हैं, या जो आपकी भाषा की मर्यादा है, उस पर संयमन या कंट्रोल रखना बहुत आवश्यक है।
आप भी अगर अवगत होंगे जिस ढंग से जिस भाषा का प्रयोग होने लगा या जो करने लगे, वो एक तरह से शॉकिंग भी है। आप डिमांड रखें, कोई भी रखता है, अगर हम भी अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं तो हमारे खिलाफ भी कभी क्षेत्र में आक्रोश हो सकता है। वो हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है कि वो उसको लोग विचारों को रखते हैं, लेकिन आप उसको कैसे रखते हैं ये बहुत मैटर करता है। नीतीश जी, आप सेंट माइकल से पढ़े, दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़े, आप नीदरलैंड में पढ़े, आप इंग्लैंड में पढ़े, इतना ग्लोबल एक्सपोजर रहा, आपने काम भी किया है कॉरपोरेट में, आपने शिक्षा विभाग में भी काम किया हुआ है, शिक्षा इंग्लैंड मिशन इंस्टीट्यूट में आपने एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे काम किया, तो इतना बड़ा आपका जो अनुभव है, इसका फायदा मंत्रालय में कैसे होता है आपको? आप शहरी विकास और आवास एक बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं। देखिए, मैं तो अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि जब आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 2005 में पहली बार एनडीए की सरकार बनी, मैं संभवतः 31-32 वर्ष का था और उनके पहले ही मंत्रिपरिषद में उनके साथ काम करने का अवसर उन्होंने मुझको दिया और एक बदलते हुए बिहार की यात्रा को मैंने भी देखा है। हम लोग उस जनरेशन के थे जिसको पहला मौका मिलता था वो बिहार से बाहर जाता था, 90 का जो दशक था, और हम जब वापस आए तो उस समय हम सरकार में थे और आदरणीय नीतीश जी के नेतृत्व में एक नए बिहार बनाने की यात्रा को हम लोगों ने प्रारंभ की। और आज पुनः लगभग 20-21 वर्षों बाद पुनः मंत्रिपरिषद में आदरणीय सम्राट जी के साथ काम कर रहा हूं और नीतीश जी ने जो बिहार में बदलाव लाया, उस बदलाव को उनके जो न्याय के साथ विकास की यात्रा थी उसको नज़दीक से देखा, उसमें कंट्रीब्यूट भी किया। और अब जो एक नए बिहार का इमरजेंस हो रहा है, जो एक राइजिंग बिहार है, जो आदरणीय सम्राट जी के नेतृत्व में एनडीए की गवर्नमेंट उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके आगे बढ़ रही है, उसमें अर्बन डेवलपमेंट और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दो ऐसे डिपार्टमेंट हैं जो बिहार के लिए बहुत ज़्यादा रेलेवेंट हैं। ये दो सेक्टर ऐसा है जिसमें बहुत ज़्यादा काम करने की अभी आवश्यकता है। बड़ा हैपहेजर्ड विकास बिहार में होता रहा है आज तक। एक मतलब शहरों की कल्पना करो तो तीन स्मार्ट सिटी आप लोग बना रहे हैं, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, बिहार शरीफ। पटना काफ़ी विकसित हो रहा है, फ्लाईओवर जो हम लोगों ने सोचा भी नहीं था, एयरपोर्ट जो हमने सोचा नहीं था, पटना काफ़ी बदल गया है। क्या इन 100 दिनों में कौन सा ऐसा काम है जो आपने शुरू किया हो जो आने वाली पीढ़ी को फल देगा, जो भाएगा आने वाली पीढ़ियों को? नहीं, देखिए, मैं ये मानता हूँ कि लीडरशिप वही है जो एक विजन के साथ अपने स्टेट का या अपने कंट्री के डेवलपमेंट के बारे में वो सोचते हैं। नीतीश जी को जैसा बिहार मिला और 20-21 वर्षों के कठिन परिश्रम के बाद नीतीश जी ने बिहार को जहाँ पर पहुँचाया, अब आवश्यकता है बिहार को उस एक पुश देने की, एक गति देने की, एक बिहार को टेक ऑफ के सिचुएशन में आज बिहार है, उसको एक गति देके एक ऊंची उड़ान देने की। अर्बनाइजेशन बिहार में बहुत कम रहा है, अगर आप देखेंगे तो अभी भी लगभग 11% है और राष्ट्रीय औसत अगर हम 32-33% देखें तो राष्ट्रीय औसत से हम अभी बहुत कम है। शहरीकरण सिर्फ ईज ऑफ लिविंग नहीं है, मतलब शहर की ओर लोग मुड़ते इसलिए हैं कि उनको फैसिलिटीज़ ज़्यादा मिलता है। बिहार में आप कहीं भी देखेंगे सबका एक प्रिफर्ड प्लेस पटना होता है कि कहीं भी कुछ है तो हम पटना जाएं। डेवलपमेंट बहुत हुआ, गांव में भी आप देखेंगे, मुझको याद है जब डॉक्टर एपीजे कलाम साहब हम लोग को एड्रेस कर रहे थे जॉइंट असेंबली में, तो एक कंसेप्ट उन्होंने शेयर किया था पूरा का, प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज़ इन रूरल एरियाज़। कंसेप्ट ये था कि शहरों जैसी सुविधाएं आप गांव में दें। तो आज अगर आप बिहार के गांव में देखेंगे तो ईज़ ऑफ लिविंग वहाँ भी हैं, सुविधाएं हैं, बिजली हैं, सड़कें हैं, बहुत इंप्रूवमेंट हुआ है। शहरीकरण पर अब काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि शहरीकरण ना सिर्फ रहने की सुविधा देता है बल्कि किसी भी राज्य या देश की आर्थिक गतिविधि को भी वो गति देता है। वो एक इकोनॉमिक हब हो जाता है उस राज्य का ग्रोथ के लिए। अब हम इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाएंगे, अगर हम फैसिलिटीज़ देते हैं, इन्वेस्टमेंट्स आएंगी, इन्वेस्टमेंट आती हैं तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आता है। तो मैं अगर सिर्फ 2 उदाहरण आपको दूं संक्षेप में, एक डेटा मैं कहीं देख रहा था कि पूरे विश्व में लगभग 55% आबादी शहरों में रहती है और उनका कंट्रीब्यूशन पूरे विश्व के जीडीपी में लगभग 80 से 85% है। हम अपने देश में जब हम देखते हैं तो अगर हम 30 से 35% हम शहरी आबादी को अगर देखते हैं और उनका कंट्रीब्यूशन जीडीपी में 60 से 65% है। नीति आयोग का एक असेसमेंट है कि 2030 तक ये संभावना है कि हम 75% तक हम जा सकते हैं। तो शहरीकरण को ना सिर्फ हम एक विस्तार बल्कि आर्थिक गतिविधियों का भी हम केंद्र देखें। तो जो आपने 100 दिन का जो प्रश्न आपने पूछा है, 12 सैटेलाइट टाउनशिप, ये आदरणीय मुख्यमंत्री सम्राट जी के इस विजन में जिसकी शुरुआत आदरणीय नीतीश जी ने रखी थी, हम 12 टाउनशिप बनाने की कार्रवाई हम लोगों ने प्रारंभ कर दी है और उसकी जितनी औपचारिकताएं हैं उसको हम पूरा कर रहे हैं। और ये टाउनशिप
अगर लोग सब चाहते हैं कि बिहार भी गुरुग्राम जैसा हो, नोएडा जैसा हो, तो कभी ना कभी उन्होंने भी शुरुआत किया होगा। तो आज वो हम शुरुआत कर रहे हैं, और आप दक्षिण के राज्यों को देखेंगे तो वो तो लगभग 50% तक उनका शहरीकरण हो गया है। तो अभी बहुत अपॉर्चुनिटी है, और ऑनरेबल सीएम सम्राट जी ने इस विषय को बहुत ही प्राथमिकता के साथ, कि ना सिर्फ शहर का विस्तार हो बल्कि उसमें इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हो, इंस्टीट्यूशनल हब्स हो, उस पर हम ये प्लान कर रहे हैं। 12 सैटेलाइट टाउन सही है पटना के आसपास या पूरे बिहार में कई बड़े जिलों के आसपास होंगे? नहीं, आप देखेंगे कि बिहार के विभिन्न हिस्सों में, अगर हम पटना की बात कर रहे हैं तो हम पाटलिपुत्र के भी नाम से हम कर रहे हैं, बगल में सोनपुर है तो हरिहरनाथ के नाम से कर रहे हैं, सीतामढ़ी में सीतापुरम है, अंग के नाम से है, तिरहुत के नाम से है, फिर पूर्णिया, मतलब बिहार के विभिन्न हिस्सों में हम फेजेज में जाएंगे। जैसे मिथिला का कर रहे हैं, तो हम एक साथ, हमारी पॉलिसी बन गई है, कैबिनेट की अप्रूवल मिल गई है, जो हमारा बेसिक नक्शा बनना है कि हमारा विस्तार कैसा होगा, और टोटल अगर हम ऑप्टिमम लेवल पर हम जाते हैं तो लगभग 3 लाख एकड़ से ज़्यादा में ये हमारा प्लान है। तो उसको हम फेजेस में करेंगे। लैंड पुलिंग बिहार में नया विषय है, हम लैंड पुलिंग के माध्यम से भी जा रहे हैं। हम स्वेच्छा से जो भूस्वामी लैंड देना चाहते हैं उनको हम अच्छा कॉम्पनसेशन भी देंगे, और अगर आवश्यकता पड़ेगी तो गवर्नमेंट लैंड एक्वायर भी करेगी। टाउन प्लानिंग की बहुत बड़ी समस्या रही है बिहार में। हमेशा अगर देखा जाए तो बिहार काफ़ी पिछड़ता भी चला गया। पटना के आसपास विकास होता चला गया। हर जिले से लगता है चलो पटना चलते हैं, नौकरी की है। जब पुल बनते हैं तो पब्लिक इधर, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम हो रही हैं, तो एक हैफेजार्ड डेवलपमेंट हो रहा है काफ़ी ज़्यादा। तो ऐसी कुछ टाउन प्लानिंग है जिससे पटना का बोझ या किसी बड़े शहर का बोझ कम हो, ज़्यादा पलायन न हो? नहीं, एकदम। जैसे मैं आपको उदाहरण दूँ, जैसे पाटलिपुत्र के नाम से जो हम प्लान कर रहे हैं, तो वो लगभग 65 लाख जनसंख्या को केटर करेगा। आप अभी देखेंगे कि बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में एयर कनेक्टिविटी इंप्रूव कर गई। जैसे शुरुआत में सिर्फ पटना था, बाद में गया जी हुआ, दरभंगा हुआ, पूर्णिया हुआ, अभी बहुत सारे एयरपोर्ट्स ऑनरेबल सीएम ने अभी डिसाइड किया कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सपोर्ट से हम डेवलप करेंगे। तो हमारे ये टाउनशिप वहीं जा रहे हैं जहाँ पे कनेक्टिविटी अच्छी है, चाहे हमारे एक्सप्रेस हाईवेज जा रहे हैं, नेशनल हाईवेज जा रहे हैं, या एयर कनेक्टिविटी हो रही है, रेल कनेक्टिविटी है, तो उस ढंग से हम प्लान कर रहे हैं। तो आने वाले समय का निश्चित तौर पर, क्योंकि एक विजन के साथ हमने इस प्लानिंग को शुरू किया है, तो जो एक नया बिहार है, और पर्टिकुलरली जो हम अपने नए जनरेशन को क्या पास ऑन करेंगे, तो हम उस दिशा में हम बढ़ रहे हैं। नीतीश जी, टाउन प्लानिंग की समस्या की बात करें तो एक और समस्या आती है हर मानसून के समय, जल भराव की। बाढ़ उतनी नहीं आती है जितनी चारों तरफ जल जमाव से समस्या हो जाती है। तो क्या पटना में, तो मुझे लगता है पिछले 2-3-4 सालों में थोड़ी तो कम हुई है, लेकिन इस समस्या के निजात के लिए क्या आप लोग प्लान कर रहे हैं आप लोग? क्योंकि काफ़ी जनता यहाँ पर वो सुनना भी चाहती है कि जल जमाव से बहुत परेशानियाँ बहुत हो जाती हैं फिर। नहीं, ये है, अगर आप देखेंगे तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, और इसके बहुत सारे रीजंस हैं, बहुत सारे, कि क्योंकि हमारे यहाँ जितनी भी नदियाँ हैं, और बहुत पर्टिकुलरली जब नेपाल से जो वाटर लेवल इंक्रीज़ करता है उसको देखते हैं। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि अभी हम बिहार में जितने भी हमारे अर्बन बॉडीज़ हैं, हम उनकी धीरे धीरे ड्रेनेज की हम प्लान्स को सैंक्शन कर रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है, जैसे उदाहरण स्वरूप अमृत के माध्यम से बहुत जगह हम अपने स्टेट प्लान से भी हम लोग बनाने जा रहे हैं। और जो ये नए टाउनशिप हमारे बनने हैं, इन नए टाउनशिप में जो आप बेस्ट प्लानिंग कह सकते हैं, जो अर्बन सेक्टर में अर्बनाइजेशन के लिए या पूरे डिज़ाइन के तौर पर प्लानिंग की दृष्टि से ये हमारे सर्वश्रेष्ठ होंगे, जिसमें हम ना सिर्फ हम वाटर लॉगिंग के इश्यूज़ को, बल्कि जो हमारे भूकंप वाले हाई सिक्योरिटी, मतलब हाई रिस्क जोन्स में आते हैं, उनके भी हिसाब से हमारी प्लानिंग करनी। कहीं हमारे सिटी प्रोटेक्शन, फ्लड प्रोटेक्शन के लिए प्लान करने हों, या पानी स्वाभाविक रूप से निकल जाए। बिहार में प्लान्ड सिटीज़ बने नहीं, तो प्लान्ड सिटी बने नहीं, लेकिन अब हमारा ये दायित्व बनता है कि अब हम जिन शहरों को हम बसाने जा रहे हैं या शहरों का हम विस्तार कर रहे हैं, उनको एक प्रॉपर योजना के तहत हम उनको बसाएं। बतौर शहरी मंत्री 100 दिनों में मैं पूछ सकता हूँ आपका ड्रीम प्रोजेक्ट क्या है जिसको आप चाहेंगे प्रायोरिटी पे पूरा करें? नहीं, मुझको लगता है कि देखिए, बिहार में काम करना एक आवश्यकता भी है हर एक सेक्टर में। शहरी तो एक जगह है, आप जैसे इंडस्ट्रीज़ को ही ले लीजिए या किसी भी सेक्टर को आप ले लें, तो काम करने की बहुत ज़रूरत है। अब अर्बन सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है, क्योंकि जैसे मैंने प्रारंभ में कहा कि 11% ही अगर हमारा अर्बनाइजेशन है और हम नेशनल एवरेज से बहुत पीछे हैं, तो अभी हमें बहुत लंबी यात्रा हमको तय करनी है।
अब अगर हम पटना मेट्रो का विस्तार कर रहे हैं तो हम साथ ही रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर भी हम बात कर रहे हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि हम एक फ्यूचरिस्टिक विजन के साथ जो हमारे शहर बसेंगे, अभी बहुत लोगों को लग रहा है ये क्या होगा, कैसा बनेगा, तो मेरी कोशिश है कि एटलीस्ट हम फेजेस में कहीं पर अब हम ग्राउंड पर काम हम शुरू करके दिखाएं कि ये हमारा विजन है, इस अनुरूप हम अपने शहरों को हम बसाना चाह रहे हैं। हर एक स्टेज में हम सारे स्टेक होल्डर्स को कॉन्फिडेंस में रखेंगे, उनको विश्वास में लेके हम काम करेंगे। और मुझको लगता है क्योंकि आज हम इस दिशा में बढ़े हैं, तो जो बेस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा या उपयोग होगा अपने प्लानिंग में, हम उसको करेंगे। बतौर मंत्री 24/7 जनता के बीच रहना पड़ता है, सरकार में काम करना पड़ता है, तनाव होता है, तनाव से मुक्त होने के लिए क्या करते हैं नीतीश जी? नहीं, देखिए, तनाव तो हर एक व्यक्ति के जीवन का हिस्सा है। हम लोग क्योंकि जिस सार्वजनिक जीवन में है, एक बहुत बड़े नेता ने मुझको एक बार कहा था कि आप 2 आँखों से देखते हैं लेकिन आपको लाखों आँखें देखती हैं। अभी भी अगर हम कहीं जा रहे हैं तो जिस ढंग से आप देखिएगा, अगर हम कहीं संवाद कर रहे हैं अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में या कहीं, तो 20 मोबाइल आपको रिकॉर्ड करता रहता है। करेक्ट। कि आप क्या बोल रहे हैं, और फिर उसी में से भाई इंसान है, हो सकता है कभी कुछ। हम लोग अपने कॉन्स्टिट्यूंसी की नर्चरिंग एक परिवार के तहत करते हैं, तो लगता है कि परिवार में बहुत बार आप फ्रीली भी बात करते हैं, तो उस ढंग से हम लोग जब बात करते हैं तो वो एक नया स्ट्रेस आ गया है। फ़ोन पर आप बात करेंगे, लगेगा आप क्या बोल रहे हैं वो रिकॉर्ड करेगा, तो वो जो एक नया स्ट्रेस आ गया है टेक्नोलॉजी के कारण, वो एक अनोखा स्ट्रेस है। तो युवा जनरेशन तक पहुंचने के लिए इंस्टा बहुत जरूरी है। इंस्टा नहीं, आप इंस्टा नहीं आप बनाते हो? आप नहीं, आप इस एक चीज़ को समझिए कि हमारा तो बेसिक तरीका पब्लिक से कम्युनिकेट करने का ही है। अगर हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, अगर वो इंस्टा पे हैं, तो अगर हम इंस्टा पे नहीं हैं तो हम तो अपने आप उनसे दूर होते जा रहे हैं। और ये सिर्फ पटना नहीं, अब ये डिजिटल डिवाइड समाप्त हो गया है। अगर आप क्या अर्बन और क्या रूरल, आज पटना का भी युवा वैसा ही इंस्टा पे है जैसे मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी झंझारपुर का, तो अब वो अंतर ही नहीं है। तो आपको तो उस ढंग से भी तैयार रहना, और यही नहीं, एक्सपेक्टेशन इतना हाई है और ये फटाफट जनरेशन है, मतलब इनको चीज़ें तुरंत चाहिए। अगर मैं कहूँगा कि अगर कोई डिमांड आता है तो उसका एक प्रोसेस है, फिजिबिलिटी होगा, डीपीआर बनेगा, गवर्नमेंट का एक प्रोसेस है सैंक्शन होने का, सैंक्शन होगा, टेंडर अवार्ड होगा। तो ये नहीं आपने कहा तो बस होना है। तो ये सब जो चीज़ें हैं, तो आप अगर इस चीज़ को समझ के अपने आप में बदलाव नहीं ला रहे हैं फंक्शनिंग में, तो आप कठिनाई में पड़ेंगे। तो मुझको लगता है उस चीज़ को अभी के सारे जनप्रतिनिधि समझ रहे हैं, और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अपने इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन में, एग्जीक्यूशन में भी हम सब कर रहे हैं। तो नीतीश जी, आपकी बातों से तो लग रहा है नेताओं को अब युवा जनरेशन का संदेश मिल गया है कि सोशल मीडिया से भागना नहीं है ना? नहीं, भागना नहीं, आप एक चीज़ समझ के चलिए कि हम सब उस एज से निकले हैं, और कल्पना करें कि अगर 90 में ये सोशल मीडिया होता तो हम क्या कर रहे होते, हम भी वही कर रहे होते। तो आज का युवा भी क्या है, आज का युवा भी अगर नया कुछ सोच रहा है और टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट है उसको वो इस्तेमाल कर रहा है, हमको सिर्फ उसको ये दिशा देना है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आप सही दिशा में करें, अपने फ़ायदे के लिए करें, और आप अपने ग्रोथ के लिए करें। ये चीज़ हमको उनकी अपब्रिंगिंग में, उनके स्कूलिंग में, उनके पाठ्यक्रम में लाना है। ये हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी। नीतीश जी, आपने आए, अपने बातचीत हमसे साझा की, बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं आने वाले दिनों के लिए। थैंक यू।